ऐसा नहीं कर सकती, दूर रहो मुझसे। एक अंधेरे कमरे में अचानक से एक लड़की चीखने लगी। उसके हाथ से दवाई की ट्रे जमीन पर गिरी और एक आदमी ने उसके कंधों को जकड़ लिया। उस कमरे के अंदर क्या चल रहा था ये बात कोई नहीं जानता था। कमरे के ठीक बाहर खड़ा आदमी अंदर से आ रही आवाजों को अनसुना करते हुए सामने देखे जा रहा था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। कुछ 4 बजे के करीब झटके से दरवाजा खुला और संध्या कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं। वो बिना किसी से नजरें मिलाए सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ा आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। वो अगले ही पल कमरे के अंदर चला गया। जमीन पर संध्या के पुराने कपड़े फटे हुए पड़े थे और सामान भी हर तरफ बिखरा हुआ था। बिस्तर पर एक आदमी अपनी पीठ करके सो रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गहरी नींद का एहसास अंदर आए आदमी को हो चुका था। ये देखते ही उसने किसी को फोन मिला दिया। भाई, मुझे लगता है ये लड़की काम करेगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के बाहर संध्या का एक आलीशान गाड़ी इंतजार कर रही थी। संध्या के आगे आने पर अपने आप ही उस गाड़ी का दरवाजा खुल गया। संध्या के कदम डगमगा गए। मिस संध्या, आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हम अंदर साहब के साथ ही हैं। जैसे ही उस आदमी ने हॉस्पिटल की ओर इशारा किया, संध्या खुद को रोक नहीं पाई और अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। पर उस आदमी के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। संध्या जल्दी से उस जगह से निकल गई। वो एक ऑटो में बैठी और अपने घर लौट गई। बेंगलोर में मौसम आज ठंडा था। संध्या को अपने चेहरे पर वो ठंड चुभ सी रही थी। वो लगातार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, लेकिन हर बार एक नया आंसू उसके गालों की ओर फिसलता जा रहा था। संध्या ने अगले ही पल अपना सर पकड़ लिया और अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए वो उस घटना को दोबारा सोचने लगी। ये सब क्या हो गया था संध्या के साथ? उसने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था। संध्या ने तुरंत अपनी आंखों को खोल लिया और वो बाहर देखने लगी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। संध्या ने ये बात खुद से कही और इतने में उसका घर आ गया। सुबह की 4:30 हो रहे थे जब संध्या ने अपने घर का दरवाजा खोला। संध्या की दादी, जो बस नहाकर अपनी पूजा शुरू कर चुकी थी, उन्होंने मंदिर से ही संध्या से कहा, संध्या, आ गई तू? आज जल्दी आ गई नाइट शिफ्ट से? हॉस्पिटल में सब कैसा रहा? संध्या ने पहली बार में कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने ख्यालों में गुम थी। सिर्फ संध्या जानती थी कि इस समय वो कैसे घर तक पहुंची थी। संध्या, संध्या, मेरी बेटी, कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? दादी और संध्या के बीच मंदिर का एक नेट का पर्दा लगा हुआ था। दादी संध्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ नहीं देख सकती थी। संध्या ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। हाँ दादी, सब ठीक था। मैं बहुत थक गई हूँ, बस सोने जा रही हूँ। संध्या की दादी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर संध्या नाइट शिफ्ट करती थी। सारी रात ना सोने के बाद एक इंसान का थकना लाजमी था। संध्या अपने कमरे में गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे खड़ी संध्या अचानक रोने लगी और वहीं जमीन पर गिर गई। उसने अपने हाथों से कसकर अपना मुंह बंद किया और बस उसी दबी जबान में वो रोने लगी। वो तुरंत अपने बाथरूम में गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। संध्या के लिए जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। संध्या सुबह से लेकर शाम तक अपने बिस्तर पर ही रही। उसका ना तो कुछ खाने का मन था और ना ही कुछ पीने का। उसने अपनी दादी से पहले ही कह दिया था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो सिर्फ आराम करना चाहती है। संध्या ने तय कर लिया था कि अब वो कभी हॉस्पिटल दोबारा नहीं जाएगी, चाहे फिर उसे कितने ही पैसों की जरूरत क्यों ना हो। अभी संध्या ने थोड़ा सा खुद को संभाला ही था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। संध्या ने स्क्रीन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए फोन उठा लिया। हाँ दिशा। संध्या ने जैसे ही कॉल पर दिशा की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वो कब से घर नहीं लौटा है। मैं आती हूँ। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ रही हूँ। संध्या बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकल गई।
संध्या ने जैसे ही सामने देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके माथे से अचानक ही पसीना छूटने लगा। संध्या के सामने ठीक वही गाड़ी खड़ी थी जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। कहीं इन्हीं लोगों ने तो। संध्या घबराते हुए उस गाड़ी के करीब गई, जिसके अंदर बैठा ड्राइवर संध्या को ही देख रहा था। संध्या के करीब आते ही गाड़ी का दरवाजा खुल गया। अंदर से एक आदमी की आवाज आई। मिस संध्या, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? तुम ही ने मेरे भाई को किडनैप किया है ना? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। गुस्से में संध्या की आंखों से आंसू गालों से फिसलते हुए जमीन पर गिर गए। मिस संध्या, देखिए अब बात ये हो गई है कि मिस्टर जेम्स ने आपको चुन लिया है। आपको हमारे साथ चलना होगा और बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको इसकी काफी अच्छी कीमत मिलेगी। संध्या हैरान थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो नहीं जानती थी कि आखिर ये जेम्स कौन था। आखिर क्या समझा था इन लोगों ने संध्या को? क्या वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी? संध्या आगे कुछ कहती, इतने में उस आदमी ने किसी को फोन मिला दिया। तुम अपने आप को। संध्या आगे कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उस आदमी ने अपने फोन की स्क्रीन घुमाकर संध्या की तरफ कर दी। स्क्रीन पर देखते ही संध्या के होश उड़ गए। स्क्रीन पर संध्या का भाई एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथों को कुछ लोग बांध रहे थे। वो काफी घबराया हुआ था और चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। अब फैसला आपका है मिस संध्या। आखिर क्या फैसला लेगी संध्या? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपनी बलि दे देगी? आखिर क्या कहानी थी इस जेम्स की? संध्या चुप थी। गाड़ी सीधे संध्या को हॉस्पिटल ले आई। संध्या ने अपने नर्स वाले कपड़े बदले और वो उस कमरे में जाने लगी। ये वही कमरा था जिससे संध्या कल रात को रोते हुए बाहर निकली थी। उस कमरे के दरवाजे को देखते ही संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। संध्या कदम अंदर रखने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। संध्या ने फोन पर दिशा का नाम पढ़ते ही तुरंत फोन उठा लिया। शौर्य वापस आ गया है, अब सब ठीक है। संध्या बोल रहा है कि कुछ दोस्त मिलने आए थे, फिर फोन भी डेड हो गया था, इसलिए बता ही नहीं पाया। मैंने तो बहुत डांटा है, पर अब तू चिंता मत कर। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। संध्या ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने पलटकर पीछे देखा। पीछे गाड़ी में उसके साथ बैठा वो आदमी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। संध्या जानती थी कि उसका भाई झूठ कह रहा था। उसने अपने भाई को घबराई हुई फोटोज और वीडियोस में देखा था। वो जानती थी कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का काम था। ठीक है दिशा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर संध्या ने फोन रख दिया। उस आदमी ने संध्या को एक बार फिर अंदर जाने का इशारा किया। संध्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा। पिछली रात को याद करते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा कस गया। संध्या के दिमाग में कई चीजें चल रही थी। वो जानती थी कि वो कमजोर है, उसके कोई भी कदम उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस आदमी के साथ जितने भी लोग थे, सब बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। संध्या ने अपनी अंतरात्मा को मारते हुए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, पीछे से किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। संध्या के कदम जैसे डगमगाने लगे। तभी सामने से आवाज आई, वहीं रुक जाओ। संध्या का शरीर अपनी जगह पर अगले ही पल जम गया। वो खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जानती थी कि इस समय वो उस आदमी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जेम्स उसके करीब आया और उसने संध्या के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। संध्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जेम्स के कठोर हाथ संध्या के चेहरे को जैसे काट रहे थे। जैसे ही संध्या को जेम्स का चेहरा अपने चेहरे के करीब महसूस हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संध्या ने फिर उसे रोकने की कोशिश की, मगर उस अंधेरे कमरे में आगे क्या हुआ ये बात कोई नहीं जान पाया। पिछली रात की तरह ठीक 3 बजे के करीब संध्या बाहर आई। उसके कपड़े बदले हुए थे। इस बार फिर वो बिना किसी से नजरें मिलाए सीधा हॉस्पिटल से बाहर चली गई। संध्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
उसके जाते ही जो आदमी दरवाजे पर खड़ा था वो तुरंत कमरे के अंदर चला गया। जेम्स को बिस्तर पर लेटा देखकर वो बाहर आ गया और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। साहब वो लड़की चली गई है। हाँ, जेम्स सर भी सो रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक है। सामने से कुछ जवाब आने पर उस आदमी ने फोन नीचे रख दिया और फिर वापस वो उसी कमरे में जाकर खड़ा हो गया। उसके बाहर जाने के बाद जेम्स ने अपनी आंखें खोली और वो गंभीरता से कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसने अपना फोन जेब में रख दिया और फिर अपनी नजरें वापस फाइल की तरफ घुमा ली। तो आप कह रहे हैं कि इस ड्रग का असर इतना ही लंबा रहेगा? मतलब कल से हम जेम्स को नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं? ये कहते हुए सिड ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और वो उसे एक रुमाल से साफ करने लगा। फिर अपने चश्मे को वापस पहनकर सिड ने अपने सामने देखा। सिड के सामने कुछ डॉक्टर्स बैठे जो अपनी अपनी फाइल्स में उस ड्रग से जुड़ी जानकारी निकाल कर लाए थे। वही ड्रग जिसे जेम्स के शरीर में मिलाया गया था। देखिए मिस्टर सिड, पहली बात तो ये ड्रग बहुत खतरनाक है। हम 100% कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले से काफ़ी शांत हैं। उस लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, वरना उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और सबसे बड़ा खतरा उनकी जान पर है। सिड के चेहरे पर और भी ज्यादा गंभीरता नजर आने लगी। वो कुछ सोचने लगा। डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद उसने उन सबको वापस भेज दिया। फिर वो अपने मोबाइल में किसी की फोटो देखने लगा। ये फोटो संध्या की थी। सिड ने बड़ी हैरानी से उस फोटो को देखा। वो जब भी उस फोटो को देखता उसके होश उड़ जाते थे। ये इतना नामुमकिन सा लगता है। कोई अनजान होकर भी अपना कैसे हो सकता है? संध्या अपने घर लौट गई। आज वो रास्ते भर नहीं रोई। उसका दिमाग जैसे खाली था। वो घर पहुंची और जाकर हर रोज की तरह अपने कमरे में कपड़े बदलकर सोने लगी। उसने अपने बिस्तर के पास रखा एक फोटो फ्रेम उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पापा, आई मिस यू। आपकी बहुत याद आती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुबह अपने कमरे में किसी की आहट महसूस करने पर संध्या की नींद खुली। उसने सामने देखा तो प्रिया खड़ी थी। प्रिया संध्या की चाचा की बेटी थी। प्रिया और संध्या में कुछ 4 साल का फर्क था। प्रिया, तू क्या कर रही है? वो मेरा सामान है। संध्या ये कहते हुए बिस्तर से नीचे उतर गई। प्रिया के हाथ में संध्या के वो कपड़े थे जो वो हॉस्पिटल से वापस पहन कर आई थी। इन कपड़ों की कीमत संध्या तो नहीं जानती थी, लेकिन प्रिया वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये कपड़े कितने महंगे थे। ये सब क्या है? हाँ, और कहाँ से लाई तो ये सब कपड़े? किसने दी तुझे इतनी महंगी महंगी चीजें, बता। प्रिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही संध्या ने वो कपड़े उसके हाथ से ले लिए। मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे बिना पूछे मेरा सामान मत देखा कर। प्रिया ने तुरंत ही वो कपड़े उसके हाथ से वापस छीन लिए। तभी अचानक से प्रिया को संध्या के हाथ पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही प्रिया ने अपनी बात करने का तरीका बदल लिया। ओह, तो ये कहानी है। मतलब अब तूने ये सब करना भी शुरू कर दिया है? मुझे तो पता ही था कि तू हॉस्पिटल नहीं कहीं और जाती है। अभी मैं पापा को बताती हूँ, देख। संध्या ने अगले ही पल प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। प्रिया प्लीज ऐसा मत कर। देख, अगर तुझे कपड़े चाहिए तो तू रख ले, लेकिन चाचा जी को कुछ मत कहना। प्रिया आगे कुछ कहती तभी संध्या का फोन बजने लगा। प्रिया ने जैसे ही फोन पर नाम पढ़ा उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आने लगी। ठीक है, मैं पापा को नहीं बताती, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आखिर क्या शर्त थी प्रिया की और क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ये कैसे बदलाव आ रहे थे संध्या की जिंदगी में?